गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अमर सिंह राजपूत और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वल्ला भाई अमर सर। बेटा, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को निविड संकुलित संरचनाएं और यूनिट सेल का गोलक मॉडल, निविड संकुलित संरचनाएं और यूनिट सेल का गोलक मॉडल बहुत ही विस्तृत रूप में बता दिया था। ठीक है, और जो बच्चे वो वाला पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि पार्ट 3 से रिलेटेड ही ये वीडियो रहेगा। ठीक है बेटा, इस वाले वीडियो में बेटा हम बात करेंगे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान, यानी जो टेट्राहेड्रल वायड और ऑक्टाहेड्रल वायड मैंने वहाँ बताया था कि बनते हैं, अब यूनिट सेल में कहाँ पर वो स्थित होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक बेटा, तो चतुष्फलकीय वायड कहाँ बनता है तो देखिएगा बेटा क्या होता है, कैसे बनता है। मान लो कि ये आपकी एक यूनिट सेल है, ये आपकी एक यूनिट सेल है। ये आपकी एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पे मान लो एक एटम रखा हुआ है। हम केवल बेटा डिस्कस करेंगे कि टेट्राहेड्रल वायड कहाँ बनेगा, कहाँ पर स्थित होता है। तो बेटा देखिए बेटा, ये जो एक घन बन गया, क्यूब बन गया, इस क्यूब में विकर्ण कितने होते हैं? टोटल कितने विकर्ण होते हैं? 4। कहने का मतलब कौन कौन? एक तो यहाँ से यहाँ इस कोने को मिलेगा, ठीक, इस कोने से इस कोने को, एक इस कोने से इस कोने को, एक इस कोने से, यानी कि एक रूम है, रूम से एक नीचे को, एक ऊपर से नीचे को, एक उधर से इधर को, एक इधर से इधर को, यानी टोटल 4 विकर्ण स्थित होते हैं। ठीक, तो बेटा जब ये टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, तो कहने का मतलब एफसीसी में होता है। तो इसके एक फेस पे एक एटम रखा होगा, सामने एक है, एक कॉर्नर का एटम, एक ये फेस का एटम, और ये जो सामने इसके बगल का एक फलक है, यानी ये इस पे एक एटम रखा हुआ होगा। ये सब मिल के एक वायड बनाते हैं। यानी यहाँ पे ये कहाँ पे स्थित होता है? विकर्ण पे स्थित होता है। यानी एक जब एटम यहाँ का लिए तो ये जो पूरा एक डायगोनल था उसके यहाँ पर, इसके L/3 पर बन जाता है। मान लो अगर लेंथ L थी तो L/3 पर एक वायड बनता है। और इसी विकर्ण पे, यही ये विकर्ण था, इसी विकर्ण पे यहाँ पे बेटा एक एटम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और ये सब आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिल के एक वायड ये जनरेट करेंगे। यानी कि एक विकर्ण पे 2 वायड बनते हैं। तो टोटल विकर्ण कितने होते हैं? मैंने बताया कि टोटल विकर्ण होते हैं 4। विकर्ण कितने होते हैं? 4। यानी क्यूब में कितने विकर्ण होते हैं? 4। तो एक विकर्ण पे 2 वायड बनते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वायड बनते हैं। तो टोटल तो कुल चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होंगी बेटा? रिक्ति कितनी होंगी? 4 × 2 यानी कि 8। यानी 8 टेट्राहेड्रल वायड बनेंगे। 8 टेट्राहेड्रल, एक विकर्ण पे 2 और तो 4 विकर्ण हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वायड बनेंगे। ठीक, अगर कोई पूछे कि क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल वायड होते हैं तो आप बोल देना तुरंत कि 8 होते हैं। ठीक, अब फिर बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वायड क्या होता है। अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ बनती है? अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ पर बनती है? ध्यान देना बेटा, ज़्यादा तो 3D में नहीं बना पाऊँगा, लेकिन ये जरूर बता दूंगा कि यहाँ पे बनती है। ये आपका क्यूब हो गया, ये तुम्हारे कॉर्नर एटम्स हो गए बेटा, ये कॉर्नर एटम हो गए। फेस सेंटर क्यूबिक सेल में ही ये बनते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा ये फेस का एटम, यानी यहाँ हर एक फेस पे एक एटम रखे हुए हैं। ठीक बेटा, हर एक फेस पे एक एटम रखे हुए हैं। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वायड बनता कैसे है? तो इस फेस का एटम ये आपस में मिलते हैं। ठीक, यानी कि हर एक एज के मिड पॉइंट पर ऑक्टाहेड्रल वायड बनता है। हर एक एज के मिड पॉइंट पर इसके बगल में यूनिट सेल रखी होगी, वहाँ पे एक ऐसे मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर रखी होगी, वहाँ से फेस के फेस ही एटम मिलेंगे,
दो कॉर्नर एटम और फेस एटम मिलके ऑक्टाहेड्रल वाइड बना देंगे, यहाँ बनेगा। यानी एक एज पे एक जो कोर होती है उस कोर पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा, इस कोर पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा। कितनी कोर होती हैं? टोटल 12 कोर होती हैं। टोटल 12 कोर होती हैं, ये साइडें 12 होती हैं। टोटल 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे बेटा? 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेंगे। और एक मिड में बनते हैं, क्योंकि सारे फेस के एटम को, जो कमरे के जितने फलक हैं, इन सारे एटम को आपस में मिला दो। कमरे के जो फलक हैं इन एटम को आपस में ऐसे ऐसे मिलाओ तो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बीच में बन जाता है। तो यानी कि टोटल कितने बनते हैं? 13। अगर पूछा जाए कि ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते कितने हैं तो 13 ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं। 12 होते हैं कोर के और एक होता है अंतः, यानी कि जो बीच बॉडी के सेंटर में बनता है। तो टोटल इतने बनते हैं। अब इनका पार्टिसिपेशन कितना होता है बेटा? तो 12, क्योंकि एक ये वो ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 यूनिट सेल से घिरा हुआ होगा। तो भाई एक ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 यूनिट सेल से घिरा होगा। 12 का 1/4 प्लस एक तो बीच में ही आएगा, पूरा उसी में पार्टिसिपेट करेगा। टोटल ये हो गया वाइड। यानी कितना वाइड का स्थान कितना हुआ, कितने एटम के बराबर वाइड हुआ? तो 4 × 12 यानी कि 3 + 1 यानी 4। यानी कि कितना जो वाइड हुआ, कितने एटम के वॉल्यूम कंटेन किया? 4 एटम के बराबर वॉल्यूम कंटेन किया। यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होते हैं बेटा 4 एटम के बराबर वॉल्यूम कंटेन करते हैं। और टेट्राहेड्रल वाइड टोटल, क्योंकि वो बीच में ही बनते हैं, तो टोटल 8 एटम के बराबर वॉल्यूम कंटेन करते हैं। ठीक बेटा। अब मैं बात करूँगा कि कुछ न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल हैं, उनको मैं भी लिख रहा हूँ। फिर देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स हैं। अब इन दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियों पर ही है न्यूमेरिकल, इसीलिए मैंने अभी तुम्हें समझाया है कि चतुष्फलकी रिक्तियाँ होती हैं 8 और अष्टफलकी रिक्तियाँ होती हैं 12, 1, 13, है ना। तो उसमें से जो पार्टिसिपेशन होता है वो हमने आपको बताया कि एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम कंटेन करता है उस अष्टफलकी या चतुष्फलकी रिक्ति का। ठीक। देखो बेटा, एक यौगिक 2 तत्वों X और Y से निर्मित है। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक यौगिक 2 तत्वों X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है। Y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है और X तत्व के परमाणुओं से अष्टफलकी यानी कि अष्टफलकी रिक्ति बनती है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। ठीक। अष्टफलकी रिक्ति बनती है यानी कि ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं। ठीक है। तो CCP बेटा क्या होता है? CCP होता है FCC के इक्विवेलेंट होता है। हमने बताया था इससे पहले वीडियो में तो बताया था CCP जो होता है FCC के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि CCP क्लोज क्यूब पैक यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल के बराबर होता है, यानी कि फेस सेंटर। अब इसके लिए नंबर 1 यूनिट के लिए, यानी इस FCC में कितना एटम कंटेन करता है, FCC के लिए प्रति यूनिट सेल कितना एटम कंटेन करता है, यानी कि कितने प्लेस होते हैं? 6 का 1/2 प्लस 1 यानी कि 4 के बराबर कंटेन करता है। 8 × 1/8 है ना बेटा, 8 × 1/8 यानी इसका 1, इसका 3, 1 4 हो गया। तो FCC ये इसको बस अगर सही करोगे सोल्यूशन बेटा मैं बता रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने बन जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल वाइड अभी मैंने बोला था 12 बनते हैं कोर पे, 12 का 1/4। देखो बेटा, यानी कि X का 12 का 1/4 और प्लस 1 तो सेंटर बनता है। और Y जो है CCP FCC के इक्विवेलेंट होता है 6 × 1/2 प्लस 8 × 1/8। तो बेटा ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया? X3 2 3 6 8 Y4 X3 Y4 है ना। देखना बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान देना। 3 1 4 X3 नहीं X4 है, X4 Y4। अब ये रेशियो में है तो इनको और सॉल्व कर लो तो X और Y यानी यौगिक का सूत्र क्या हो गया? X और Y, क्योंकि रेशियो हट जाता है तो X Y क्या हो गया? ये हो गया। अब फिर अगला बात करते हैं, न्यूमेरिकल साइन समझ में आया होगा। फिर अगला बात करते हैं कि तत्व B के परमाणुओं से SCP बनता है।
यानी बी के परमाणुओं से HCP बनता है। और तत्व ए के परमाणु एक ए जो ए है, ए में क्या है 2/3 चतुर्थल की रिक्ति, 2/3 गुणे टेट्राहेड्रल है ना, इतना हो गया। तो HCP क्या है, FCC के इक्विवेलेंट है। तो ए का 2/3 हमने कहा टेट्राहेड्रल कितने बनते हैं 8, बी में HCP यानी कि FCC के इक्विवेलेंट होता है, ये के किसके इक्विवेलेंट है FCC के। तो FCC में कितना होता है बेटा, कितने होते हैं 6 फेस, 6 फेस का 1/2 प्लस 8 का कॉर्नर का 1/8, तो टोटल ये कितना हो गया 4, 3 1 4। ठीक, अब देखो बेटा, यानी कि इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2/3 गुणे 8, बी का 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया A 4/3 बी। अब 3 से गुणा कर दो इसको, रेशनल मतलब इसको सिंपल करेंगे तो A4 B3 हो जाएगा। ये यौगिक का सूत्र क्या हो गया A4 B3। तो बेटा यहाँ तक मैंने बता दिया। अब मैं आगे बात करूँगा कि संकुलन क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले मैं संकुलन क्षमता निकालूंगा सिंपल क्यूबिक सेल यानी आध एकक कोष्ठिका, उसके बाद सिंपल क्यूबिक सेल की यानी घनीय एकक कोष्ठिका, फिर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फिर अंतः केंद्रित यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फिर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब देखिएगा बेटा, फिर देखते हैं। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या और संकुलन क्षमता। पहले परमाणु त्रिज्या की बात कर लें, फिर संकुलन क्षमता निकालते हैं। यानी परमाणु त्रिज्या निकालने के जस्ट बाद तो संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। ठीक, देखो बेटा, यानी कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, पहले उसकी परमाणु त्रिज्या निकालो कि सरल घनीय जालक में परमाणु त्रिज्या कैसे निकालते हो वो देखना बेटा। मान लो ये कोई घन है, ये कोई क्यूब है, इसकी साइड कितनी है A, इस क्यूब की साइड क्या है बेटा A, साइड क्या है A। तो बेटा इसमें होता ये है कि जो हमने बताया था कि जो आध एकक कोष्ठिका होती है यानी सरल घनीय जालक होता है, तो उसमें जो एटम होते हैं ये ऐसे ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ऐसे टच होते हैं, जैसे 4 एटम ऐसे रखे हैं, है ना बेटा, एकदम ऐसे होता है। तो मान लो कि ये पूरी साइड की लेंथ कितनी थी A थी, इसकी कोर लेंथ कितनी है A है, तो ये होगी रेडियस, ये होगी रेडियस, यानी ये R और A 2R बराबर A, यानी कि 2R बराबर क्या हो गया A, यानी R बराबर क्या हो गया A/2। रेडियस कितनी, परमाणु त्रिज्या कितनी है A/2। अब बेटा देखो संकुलन क्षमता निकालनी है, तो एक परमाणु का आयतन, संकुलन क्षमता निकालने के लिए एक परमाणु का आयतन बटे टोटल यूनिट सेल का आयतन इंटू 100 करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाता है। ठीक, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो एक परमाणु का आयतन चाहे जिसकी निकालो, चाहे कि HCC की निकालो, चाहे FCC की निकालो, चाहे BCC की निकालो, ठीक है, सबकी एक परमाणु का आयतन बटे घनीय एकक कोशिका का आयतन। तो एक परमाणु का आयतन बेटा कितना होगा 4/3 पाई r3। भाई एटम कैसा होता है, गोला होता है, गोलाकार होता है, तो इसका 4/3 पाई r3 होगा, डिवाइड बाई a3 एकक कोशिका जो है घनीय एकक कोशिका, इसका आयतन a3 होगा, है ना, इंटू 100। तो बेटा इसे और सॉल्व करो, 4/3 पाई r की जगह a/2 रखो, इसका क्यूब कर दो, डिवाइड बाई a³ इंटू 100। a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 2 4 8, यानी कि ये बचेगा पाई/6 इंटू 100, है ना, 2 2 4 2 8 और 8 ये रहेगा, 4 2 8 2 पाई/6 इंटू 100। तो यानी कि ये टोटल कैलकुलेट करके आएगा 52.4%, यानी 52.4%। यानी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी सरल घनीय कोशिका में, सरल घनीय जालक में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 52.4%। यानी कि 100 से 52.4% घटा दो, 100 से 52.4% घटा दो, तो बेटा ये 8 4 48.6%, यानी 48.6% खाली स्थान पड़ा रहता है।
अगर सरल घनीय कोष्ठिका की बात की जाए तो इतना तो पोर्शन पैक रहेगा, टोटल वॉल्यूम का इतने % पैक रहेगा, और जितना ये बचेगा ये वाला ये खाली बचेगा। अनऑक्युपाइड पोर्शन कितना, इतना। ऑक्युपाइड पोर्शन कितना, इतना। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, आप बात करेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, यानी कि काय केंद्रित एकक कोशिका है ना, अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, इसकी बात कर लें। इसके लिए पहले प्रमाण त्रिज्या निकालेंगे, फिर आगे बात करेंगे। यानी अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं की संकुलन क्षमता, अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं की संकुलन क्षमता निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले हमको क्या, परमाणु का आयतन, वहाँ रेडियस जरूरत पड़ेगी। तो अंतः केंद्रित यूनिट सेल बनाओ पहले, यानी पहले हमें उसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। पहले हम रेडियस फाइंड करें। अगर साइड लेंथ ए है बेटा, साइड लेंथ मान लिए ए है, तो देखो ये एटम रखा है, यहाँ पे एटम रखा है। अंतः केंद्रित में होता कैसे है, अंतः केंद्रित में एक केंद्र पे होता है, एक साइड पे होता है। यानी एक ये एटम रखा है, एक ये एटम यहाँ पे इस कॉर्नर पे एटम रखा है, ये कॉर्नर पे एटम हो गया बेटा, यानी एक ये एटम हो गया, एक वो एटम हो गया ऐसे, और बीच में एक रखा हुआ होता है। तो इसका ये तो टोटल हो गई ये डिस्टेंस ऐसे, यानी केंद्र अंतः केंद्रित मतलब एक केंद्र पे एटम रखा होता है, एक कॉर्नर पे यानी विकर्ण पे, एक उस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे केंद्र है, ये आपस में टच करते रहते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे ये रेडियस r, ये 2r है ना, 2r ये r, टोटल कितना हो गया 4r। और घन का विकर्ण कितना होता है, a√3 होता है। घन का विकर्ण कितना होता है a√3, इसको रट लो, नहीं तो निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, अब ज़्यादा मैथमेटिक्स बताने की जरूरत ना है। तो r बराबर a√3/4 रेडियस मिल गई। अगर पूछा जाए कि परमाणु त्रिज्या बताओ इसकी, तो परमाणु त्रिज्या मिल गई a√3/4। अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। तो एक परमाणु का आयतन होता है 4/3 πr³ डिवाइड बाई a³, क्योंकि एकक कोशिका का आयतन इंटू 100। ठीक बेटा, अब देखो 4/3 पाई r की जगह a√3/4 का क्यूब डिवाइड बाई a³ इंटू 100, ये कर दिए। तो बेटा अगर इसे देखो बेटा a³ से a³ कैंसिल हो गया, 4 क्यूब था, इसे सॉल्व करो तो 4/3 पाई इंटू a³ √3 का क्यूब करोगे, √3 इंटू √3 इंटू √3 यानी 3√3 आएगा, है ना। और डिवाइड बाई बटे 4 चौके 16 चौके 64, 4 गुणे 4 बटे a³ इंटू 100, 4 से 4 कैंसिल, a³ से a³ कैंसिल, ओके बेटा। और 4 से 25 जाएगा, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 68% के आसपास, 68%। यानी कि जो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में क्या होता है, अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में जो होता है कि 68% ऑक्युपाई कर लिया जाता है एटम के द्वारा, और अनऑक्युपाइड कितना बचता है 32% अनऑक्युपाइड पोर्शन बचता है। अगर 68% ऑक्युपाइड बचता है हो जाता है तो कितना 32% अनऑक्युपाइड पोर्शन बचता है। ठीक, ये किसके लिए हो गया बेटा, अंतः केंद्रित के लिए हो गया। ठीक, अब बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए, FCC के लिए संकुलन क्षमता निकालो। फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए बात कर लो। फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। देखो बेटा, फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालनी है तो पहले देखो कैसे होता है। फलक यानी कि एक एटम एक फलक पे रखा होता है, एटम कॉर्नर पे होते हैं, 8 कॉर्नर पे एक एटम होगा,
और एक एक फलक पे एक एक एटम होगा। हम मान लो ये वाला फलक कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एटम रखा है, यहाँ पे रखा है, बीच में एक फलक पे रखा है, ठीक है। ये पूरा इतने बड़ा एटम फलक पे रखा है, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, है ना, आर आर आर। तो बेटा ये क्या हो गई, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, है ना। देखो ये क्या है, तुम्हारा वर्ग है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो टोटल ये क्या हो गई, आर, 2r और r यानी 4r। अगर परमाणु त्रिज्या देखेंगे 4r आया, तो ये वर्ग का विकर्ण होता है a√2, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, r बराबर हो गया a√2/4। तो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। एक परमाणु का आयतन होता है 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई a³ इंटू 100 डिवाइड बाई a³ इंटू 100। तो 4/3 पाई r³ की जगह बेटा रेडियस a√2/4 का क्यूब डिवाइड बाई a³ इंटू 100, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे, इसे अब बेटा सॉल्व भी कर लेना। इसका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 74%। इसका मतलब है जो FCC होती है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल होती है FCC, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है 74%। कितना खाली बचता है 26%। 26% तुम्हारा खाली पोर्शन बचता है। और SCP, FCC और CCP, HCP, FCC और CCP, इनकी सबकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74% होती है। कभी भी पूछ लिया जाए तो बोल देना इतनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। रेडियस पूछ लिया जाए a√2/4 होती है, a√2/4 होती है। बेटा ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल जब करोगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में सब चीज़ों का यूज है, जो कैलकुलेशन का में इनका यूज है, ठीक। तो बेटा अब मैं यहाँ तक करवा दिया हूँ, कुछ NCERT क्वेश्चन बचे हैं इसी पे, तो वो भी मैं करवा दूँगा, अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।